होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी। वैशाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारत। 2 जून न मिले, 1 जून तो मिलना ही चाहिए। भर पेट न मिले, आधे पेट तो मिले। निराहार कोई कै दिन रह सकता है, उधार ले तो किससे। गांव के छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था, मजूरी भी करे तो किसकी। जेठ में अपना ही काम ढेरों था, ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। सांझ हो गई थी, छोटा बच्चा रो रहा था। मां को भोजन न मिले तो दूध कहां से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वो दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू साह ने केवल इनकार ही नहीं किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले, 3 साल से धेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब आकबत में देंगे, खोटी नियत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी ये अनीति नहीं देखी जाती है। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपये उगल दिए। मेरे रुपये रुपये नहीं है, और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहां से रुआंसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वो गालियां देती थी, हत्यारा, गौ हत्या करके भागा, मुंह में कालिक लगी है, घर कैसे आए, और आए भी तो घर के अंदर पांव न रखने दो। गौ हत्या करते इसे लाज भी ना आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी। बोली, रोटी कहां से बने, घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतो ने बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुनिया की फसल अच्छी हुई थी और वो स्वीकार करती थी कि ये होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों ना मंगवा लिया? वो भी तो महतो ही की कमाई है या किसी और की। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूं कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतो ने न संभाला होता तो आज आज मुझे कहां शरण मिलती। वो उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जौ न था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वो फिर चल दी और क्षण भर में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाई देती हूं। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में वो पहली बार परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सबका सब उठा लाई कि घर में कुछ छोड़ा, कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूं, 5 मन मटर हुआ है। तुमसे क्या छिपाना, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी, आगे भगवान मालिक है। जुनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वो अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम, धीमी, एक रसधार में बहने लगा। पुनिया बोली, मैं तो को डांट देने की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी? धनिया ने कहा,
बिरादरी में सुरखरू कैसे होते? भाभी, बुरा न मानो तो एक बात कहूं। कह। बुरा क्यों मानूंगी? न कहूंगी, कहीं तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूं, कुछ न बोलूंगी, कह दो। भाभी, तुम्हें जुनिया को घर में रखना न चाहिए था। तब क्या करती? वो डूब मरती थी। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ न कहता। ये तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली? अभी इतने से ही गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपये दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो उससे लड़े? इस सत्यानाशी गाय ने आकर घर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया का दिल साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। ये दिनों का फेर है कि आज उसे नीचा देखना पड़ा। धनिया, तू किसी का अवसान नहीं मानती, यही तुझ में बुराई है। अवसान क्यों मानूं? मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़ी लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जेठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब अनाज चुक जाता, मंदो मन दे जाती। मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थी। यहां तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियां होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उछाल था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे आघाती ही न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं अशर्फियां बरस रही हो। बटोर लो जितना बटोरते बने। खेतों में जहां बगुले उठते थे वहां हल चलने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गड़हियों का मुआयना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहां से गड़हिया की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई। एक एक हाथ की होके रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदों से लगान थोड़ी चुकेगा। महाजन का पेट थोड़ा ही भरा जाएगा। हाँ, गौओं के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपये न मिले तो एक दिन वो झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारी कौल? इसी मुंह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपये देने का वायदा किया था। अब तो ऊख पेर चुके, लाओ मेरे रुपये हाथ में लाओ। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाकर और सब तरह से चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से न हटा तो उसने झुंझला कर कहा, तो मैं तो इस वक्त तो मेरे पास रुपये नहीं है और न मुझे कहीं से उधार मिल सकता है। मैं कहां से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास ना हो तो घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा कर ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं? और ना मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपये है या नहीं। तुमने ऊख पेर कर रुपये देने को कहा था। ऊख पेर चुके, अब रुपये मेरे हवाले करो। तो फिर जो कहो वो मैं करूं। मैं क्या कहूं? मैं तुम्ही पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा।
मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हदबुद्धि सा सिर झुका कर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते? दोनों बैल चले गए तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने रुपये चाहिए। और जो मैं कह दूं कि मैंने रुपये दे दिए? भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है? यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगा जली लेकर कह दो कि मैंने रुपये दे दिए तो जबर कर लूंगा। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या न करता, लेकिन कहूंगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते? हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता। हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वो दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? जुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा सरक मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपया डांड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का ना रहा, और अब तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल ना मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर में आ गई। उस वक्त घर में न रखता तो सोचो कहां जाती, किसकी होकर रहती। झुनिया बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। बाप को अब वो बाप नहीं, शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को न दे दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलंब न करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे बुलाया है बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गईं। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपये दो या हम दोनों बैल खोल ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म कहता हो तो खोल ले जाओ। तो खोल ले जाए, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वो इसी तैश में बाहर आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं, तो दे क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे। हमारे भगवान मालिक हैं, हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपनी मजदूरी करते थे, अब दूसरों की मजदूरी करेंगे। फिर बैल बदिए हो जाएंगे, और मजदूरी ही करते रहे तो कौन बुराई है। बूढ़े सूखे और पोत लगान का बोझ न रहेगा। मैं न जानती थी कि ये हमारे बैरी हैं। नहीं, गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोड़ी का पौरा जिस दिन से आया, घर तहस तहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया, बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो ये ना होगा। तुम अपने 100-200 को रोते हो, यहां लाख रुपये की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से निकाल दो। फिर न हम बैल मांगेंगे न गाय के दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरों खाते देखना चाहता हूं। वो यहां रानी बनी बैठी रहे और हम मुंह में कालिख लगाया उसके नाम को रोते रहे।
ये मैं नहीं देख सकता। वो मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साक्षी है, मैंने कभी उसे बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और खूर पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुंहजली ने 7 पुस्त का नाम डुबा दिया, और तुम उसे घर में रखे हुए हो। ये मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं है, और क्या है? धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा। तो मैं तो मेरी भी सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वो न होगी, 100 जन्म में न होगी। जुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जोड़ती हो तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। जुनिया से बुराई जरूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पांव रखा, मैं झाड़ू मारकर उसे मारने को उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, तब मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए हो, मैं तो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है। फिर वो तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी, इसकी बातें? अब मेरा दोस्त नहीं, मैं बिना बैल लिए नहीं जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा। तो जाओ, फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगहिया खोल ही रहा था कि जुनिया चकतियोंदार साड़ी पहने बच्चों को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूं, और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी। और जब भीख न मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोला, दूर हो जा मेरे सामने से। भगवान न करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े। कुलच्छिनी, कुल कलंकिनी कहेगी। अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। जुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वो क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं, आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोल कर उसे निकल लेती तो वो कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन वो 2 कदम भी न गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहां जाती है बहू? चल घर में, ये तेरा घर है, हमारे जीते जी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वो जिसे अपनी संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती। मुझ पर धौंस से माता है, नीच। ले जा, बैलों का रकत पी। जुनिया रोती हुई बोली, अम्मा, जब अपना बाप ही मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। पूछा भागिन के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला। जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, मां भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, ये तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा। मां होती तो अलबत्ते उसे कलंक होता। ला सगाई, मेहरिया जूतों से न पीटे तो कहना। जुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी नेवते में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हो। आप करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब, न जाने कब का बैर निकाल रखे। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सब के सब बेशरम हो गए हैं। लौंडे का कहीं ब्याह ना होता था इसी से।
और इस रांड जुनिया की ढिठाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंखों का पानी मर गया है। सबके सब दुष्ट और मूर्ख भी हैं। समझते हैं जुनिया अब हमारी हो गई। अरे ये नहीं समझते, जो अपने बाप के घर न रही वो किसी के घर न रहेगी। समय खराब है, नहीं बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के झोंटे पकड़कर घसीटता। मुझे कितनी गालियां देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा। कितने तैयार हैं, अच्छी जोड़ी है। जहां चाहूं 100 रुपये में बेच सकता हूं। मेरे 80 रुपये खरे हो जाएंगे। अभी गांव के बाहर भी न निकला था कि पीछे से दाता दीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वो रुक गया, कमर कसकर। मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दाता दीन ने समीप आकर कहा, ये तुमने क्या अनर्थ किया भोला है? उसके बैल खोल लाए, वो कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी न हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नुच जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा सी भलमनसी नहीं है तुम में। पटेश्वरी बोले, ये उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपये उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें क्या अख्तियार है? अभी फौजदारी में दावा कर दे तो सब बंधे बंधे फिरो। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब हम कुछ जबरदस्ती थोड़ा ही खोल लाए, होरी ने खुद दिए। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो भोला। किसान अपने बैल खुशी से देगा कि इन्हें हल में जोतेगा? भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। हमारे रुपये दिलवा दो, हमें बैलों को ले जाकर क्या करना है? हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपये के लिए दावा करो, और नहीं तो मार कर गिरा दिए जाओगे। रुपये दिए थे ना कब तुमने? एक कुलच्छिनी गाय बेचारे के सिर मर दी और अब उसके बैल खोले लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से न हटा, खड़ा रहा गुमसुम, दृढ़, मानो मरकर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वो कैसे पेश पाता। दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो? मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। बंशी बलिष्ठ युवक था, उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल न सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंसी ने फिर एक घूंसा दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए? दाता दीन ने इसका भावार्थ किया, ये कहते हैं होरी ने अपने खुशी से बैल मुझे दे दिए, हम ही को उल्लू बनाते हैं। होरी ने सकुचाते हुए कहा, ये मुझसे कहने लगे या तो जुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपये दे दो, नहीं तो मैं बैल खोल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो ना निकालूंगा, ना मेरे पास रुपये। अगर तुम्हारा धर्म करे तो बैल खोल लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया था और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटकाकर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की जबरदस्ती? उसके धर्म ने कहा लिए जाता है। जाओ भैया जाओ, ले जाओ बैल, बैल तुम्हारे हैं। दाता दीन ने समर्थन किया, हाँ जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सबके सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को ले चला। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है,
केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वो कोई सुखी जीवन न होगा। वो हंसती है इसलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं है कि वो चहकने को ही जीवन समझती है, या उसने निजत्व को अपनी आंखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने लिए करे। नहीं, वो इसलिए चहकती है और विनोद करती है कि इससे उसके कर्तव्य का कुछ भार हल्का हो जाता है। उसके बाप उन विचित्र जीवों में थे जो केवल जबान की मदद से लाखों के वारे न्यारे करते थे। बड़े बड़े जमींदारों और रईसों की जायदादें बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलवाना या उनके मामलों का अफसरों से मिलकर तय करा देना, यही उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं। जिस काम से कुछ मिलने की आशा हो वो उठा लेंगे और किसी न किसी तरह उसे निभा भी देंगे। किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी और 10-20 हजार उसी में मार लिए। यही दलाल जब छोटे छोटे सौदे करते हैं तो टाउट कहलाते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं। बड़े बड़े काम करके वही टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलता है और गवर्नरों की मेज पर चाय पीता है। मिस्टर कॉल उन्हीं भाग्यवानों में से थे। उनके 3 लड़कियां ही लड़कियां थीं। उनका विचार था कि तीनों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा के शिखर पर पहुंचा दे। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका भी ख्याल था कि इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और हो जाता है। शायद वहां की जलवायु में बुद्धि को तेज कर देने की कोई शक्ति है, मगर उनकी ये कामना 1/3 से ज्यादा पूरी न हुई। मालती इंग्लैंड में ही थी कि उन पर फालिज गिरा और बेकाम कर गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे उठते बैठते थे। जबान तो बिल्कुल बंद ही हो गई, और जब जबान ही बंद हो गई तो आमदनी भी बंद हो गई। जो कुछ थी जबान ही की कमाई थी। कुछ बचा कर रखने की उनकी आदत न थी। अनियमित आय थी और अनियमित खर्च था। इसलिए इधर कई साल से बहुत तंगहाल हो रहे थे। सारा दायित्व मालती पर आ पड़ा। मालती के 400-500 रुपये में वो भोग विलास और ठाट बाट तो क्या निपटा। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जाती थी और भले मानसों की तरह जिंदगी बसर होती थी। मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती थी। चाहती थी कि पिता सात्विकता के साथ रहें, लेकिन पिता को शराब कबाब का ऐसा चस्का पड़ा था कि किसी तरह गला न छोड़ता था। कहीं से कुछ न मिलता तो एक महाजन से अपने बंगले पर प्रोनोट लिखकर 1000-2000 ले लेते थे। महाजन उनका पुराना मित्र था, जिसने उनकी बदौलत लेन देन में लाखों कमाए थे और मुरव्वत के मारे कुछ न बोलता था। उसके 25,000 चढ़ चुके थे और जब चाहता कुर्की करा सकता था, मगर मित्रता की लाज निभाता जाता था। आत्मसेवियों में जो निर्लज्जता आ जाती है वो कॉल में भी थी। तकाजे हुआ करें, उन्हें परवाह न थी। मालती उनके अपव्यय पर झुंझलाती रहती थी, लेकिन उसकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पति की सेवा को नारी जीवन का मुख्य हेतु समझती थी, उसे समझाती रहती थी। इसलिए गृह युद्ध न होने पाता था। संध्या हो गई थी। हवा में अभी तक गर्मी थी। आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उसकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थी। पानी न पीने के कारण वहां की धूप जल गई थी और भीतर की मिट्टी निकल आई थी। मालती ने पूछा, माली क्या बिल्कुल पानी नहीं देता? मझली बहन सरोज ने कहा, पड़ा पड़ा सोया करता है सुअर, जब कहो तो 20 बहाने निकालने लगता है। सरोज बीए में पढ़ती थी। दुबली सी, लंबी, पीली, रूखी, कटु। उसे किसी की कोई बात पसंद न आती थी। हमेशा ऐब निकालती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वो कोई परिश्रम न करे और पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी न थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता। सबसे छोटी वरदा को सरोज से इसलिए द्वेष था कि सारा घर सरोज को हाथों हाथ लिए रहता था। वो चाहती थी जिस बीमारी में इतना स्वाद है वो उसे ही क्यों नहीं हो जाती। गोरी सी, गर्वशील, स्वस्थ,
चंचल आंखों वाली बालिका थी, जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। सरोज के सिवा उसे सारे संसार से सहानुभूति थी। सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था। दिन भर दादाजी बाहर भेजते रहते, फुर्सत ही कहां पाता है। मरने की छुट्टी तो मिलती नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा। सरोज ने डांटा। दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं री? झूठी कहीं की। रोज भेजते हैं, रोज। अभी तो आज ही भेजा था। कहो तो बुलवा कर पूछवा दो। पूछवाएगी? बुलाऊं? मालती डरी। दोनों गुथ जाएंगी तो बैठना मुश्किल कर देंगी। बात बदल कर बोली, अच्छा खैर, होगा। आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहां भाषण हुआ था सरोज? सरोज ने नाक से कोड़कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू कर दी। बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब से आदमी मालूम होते हैं। आपने यहां तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है। वास्तविक जीवन में इसका कहीं कोई निशान नहीं। लेडी हुकू ने उनका खूब मजाक उड़ाया। मालती ने कटाक्ष किया। लेडी हुकू ने? इस विषय में वो भी कुछ बोलने का साहस रखती हैं। तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषण आदि से अंत तक सुनना चाहिए था। उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा। पूरा भाषण सुनने का सब्र किसे था? वो तो जैसे घाव पर नमक छिड़कते थे। फिर उन्हें बुलाया ही क्यों? आखिर उन्हें औरतों से कोई बैर तो है नहीं। जिस बात को हम सत्य समझते हैं उसी का तो प्रचार करते हैं। औरतों को खुश करने के लिए वो उन किसी कहने वालों में नहीं है। और फिर अभी ये कौन जानता है कि स्त्रियां जिस रास्ते पर चलना चाहती हैं वही सत्य है। बहुत संभव है आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े। उसने फ्रांस, जर्मनी और इटली की महिलाओं के जीवन आदर्श बतलाए और कहा, शीघ्र ही विमेंस लीग की ओर से मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कौतूहल हुआ। मगर आप भी तो कहती हैं कि स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार समान होने चाहिए। अब भी कहती हूं, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं ये भी तो सुनना चाहिए। संभव है हम ही गलती पर हों। ये लीग इस नगर की नई संस्था है और मालती के उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसमें शरीक हैं। मेहता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी और लीग ने निश्चय किया था कि उनका खूब दंदा शिकन जवाब दिया जाए। मालती ही पर यह भार डाला गया था। मालती कई दिन तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियां और प्रमाण खोजती रही और भी कई देवियां अपना भाषण लिख रही थी। उस दिन जब मेहता शाम को लीग के हॉल में पहुंचे तो जान पड़ता था हॉल फट जाएगा। उन्हें गर्व हुआ। उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह, और वो उत्साह केवल मुख पर और आंखों में न था। आज सभी देवियां सोने और रेशम से लदी हुई थीं, मानो किसी बारात में आई हों। मेहता को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया गया था, और ये कौन कह सकता है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं है। मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी, नए काट के जंपर बनवाए थे और रंग रोगन और फूलों से खूब सजी हुई थी, मानो उसका विवाह हो रहा हो। विमेंस लीग में इतना समारोह और कभी न हुआ था। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल कांप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। सबसे पीछे की सफ में मिर्जा और खन्ना और संपादक जी भी विराज रहे थे। राय साहब भाषण शुरू होने के बाद आए और पीछे खड़े हो गए। मिर्जा ने कहा, आइए आप भी, खड़े कब तक रहिएगा? राय साहब बोले, नहीं भाई, यहां मेरा दम घुटने लगेगा। तो मैं खड़ा होता हूं, आप बैठिए। राय साहब ने उनके कंधे दबाए। अरे तकल्लुफ नहीं, बैठे रहिए। मैं थक जाऊंगा तो आपको उठा दूंगा और बैठ जाऊंगा। अच्छा, मिस मालती सभा नेत्री हुई। खन्ना साहब, कुछ इनाम दिलवाइए। खन्ना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अब मिस्टर मेहता पर निगाह है, मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ।
देवियों, जब मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूं तो आपको कोई बात खटकती नहीं? आप इस सम्मान को अपना अधिकार समझती हैं, लेकिन आपने कभी किसी महिला को पुरुष के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है? उसे आप देवता कहें तो समझेगा आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान देने के लिए क्या है? वो देवता नहीं, लेवता है। वो अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरतों को खुश करने का इसने कितना अच्छा ढंग निकाला। बिजली संपादक को बुरा लगा। कोई नई बात नहीं, मैं कितनी ही बार यह भाव व्यक्त कर चुका हूं। मेहता आगे बढ़े। इसलिए जब मैं देखता हूं हमारी उन्नत विचारों वाली देवियां उस दया और श्रद्धा और त्याग के जीवन से असंतुष्ट होकर संग्राम और कलह और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं और समझ रही हैं कि यही सुख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। मिसेस खन्ना ने मालती की ओर सगर्व नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका ली। खुर्शीद बोले, आप कहिए। मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और मुंह पर। बिजली के संपादक ने नाक सिकोड़ी। अब वो दिन लद गए जब देवियां इन चकमों में आ जाती थीं। उनके अधिकार हड़पते जाओ और कहते जाओ, आप तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं, माता हैं। मेहता आगे बढ़े। स्त्री को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में और स्त्री के कर्म करते देखकर। मुझे विश्वास है ऐसे पुरुषों को आप विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं समझती, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। खन्ना के चेहरे पर दिल की खुशी चमक उठी। राय साहब ने चुटकी ली। आप बहुत खुश हैं खन्ना जी। खन्ना बोले, मालती मिले तो पूछूं, अब कहिए। मेहता आगे बढ़े। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ समझता हूं, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूं। अगर हमारी देवियां सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती तो उससे समाज का कल्याण नहीं होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूं। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी दानवी कीर्ति को अधिक महत्व दिया है। वो अपने भाई का स्वत्व छीनकर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा कि उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्रों टैंकों का शिकार बनाकर वो अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपने असीसों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती हैं, तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि ये दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती। देवियों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस दानव लीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगी? मैं आपसे विनती करता हूं, नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। खन्ना बोले, मालती की तो गर्दन ही नहीं उठती। राय साहब ने इन विचारों का समर्थन किया। मेहता कहते तो यथार्थ ही हैं। बिजली के संपादक बिगड़े, मगर कोई बात तो नहीं कही। नारी आंदोलन के विरोधी इन ऊटपटांग बातों की शरण लिया करते। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार ने उन्नति की,
संसार ने उन्नति की है पौरुष से, पराक्रम से, बुद्धिबल से, तेज से। खुर्शीद ने कहा, अच्छा आप सुनने दीजिएगा या अपनी ही गाए जाइएगा। मेहता का भाषण जारी था। देवियों, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियां हैं, समान प्रवृत्तियां हैं और उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। यह वो असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूं कि आप इस जाल में न फंसे। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सदियों से जोर मारता जा रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूं उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। तालियां बजी, हॉल हिल उठा। राय साहब ने गदगद होकर कहा, मेहता वही कहते हैं जो इनके दिल में है। ओमकार नाथ ने टीका की, लेकिन बातें सभी पुरानी हैं, सड़ी हुई। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। जो 1000 रुपये हर महीने फटकार कर विलास में उड़ाता हो, उसमें आत्मबल जैसी वस्तु नहीं रह सकती। ये केवल पुराने विचार की नारियों और पुरुषों को प्रसन्न करने के ढंग हैं। खन्ना ने मालती की ओर देखा। ये क्यों फूली जा रही है? इन्हें तो शर्माना चाहिए। खुर्शीद ने खन्ना को उकसाया, अब तुम भी एक तकरीर कर डालो खन्ना। नहीं, मेहता तुम्हें उखाड़ फेंकेगा। आधा मैदान तो इसने अभी मार लिया है। खन्ना खिसिया कर बोले, मेरी न कहिए, मैंने ऐसी कितनी चिड़िया फंसा कर छोड़ दी है। राय साहब ने खुर्शीद की तरफ आंख मारकर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं। सच कहना, कितना चंदा दिया? खन्ना पर छेप छा गई। मैं ऐसे समाजों को चंदा नहीं दिया करता जो कला का ढोंग रचकर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी था। पुरुष कहता है, जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कारक हुए हैं वो सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वो सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों बड़ों के समूहों ने मिलकर किया क्या? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और किया क्या? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए और आविष्कारकों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की इस रची हुई संस्कृति में शांति कहां है? सहयोग कहां है? ओमकार नाथ उठकर जाने को हुए। विलासियों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती है। खुर्शीद ने उनका हाथ पकड़कर बिठाया। आप ही संपादक जी निरे पूंगा ही रहे। अजी ये दुनिया है जिसके जी में जो आता है कहता है, बकता है। कुछ लोग सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, चलिए किस्सा खत्म। ऐसे ऐसे बेशुमार मेहते आएंगे और चले जाएंगे और दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। इसमें बिगड़ने की कौन सी बात है? असत्य सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता। राय साहब ने उन्हें और चढ़ाया। उल्टा के मुंह से सतियों की सी बातें सुनकर किसका जीना जलेगा? ओमकार नाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देगा कि वो मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? और अगर वो शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगी? हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उतने तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज आंखें नहीं है,
उतने तेज पंख नहीं है और उतनी तेज रक्त की प्यास भी नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियां लग जाएंगी। फिर भी वो बाज बन सकेगा या नहीं, इसमें संदेह है। मगर बाज बने या न बने, वो हंस न रहेगा। वो हंस जो मोती चुगता है। खुर्शीद ने टीका की, भाई ये तो शायरों की सी दलीलें हैं। मादा बाज भी उसी तरह शिकार करती है जैसे नर बाज। ओमकारनाथ प्रसन्न हो गए। उस पर आप फिलोसोफर बनते, इसी तर्क के बल पर। खन्ना ने दिल का गुबार निकाला। फिलोसोफर नहीं, फिलोसोफर की तुम है। फिलोसोफर वो है जो, ओमकारनाथ ने बात पूरी की, जो सत्य से जौ भर भी न टले। खन्ना को यह समस्या पूर्ति नहीं रुची। मैं सत्यवत्य नहीं जानता, मैं तो फिलोसोफर उसे कहता हूं जो फिलोसोफर हो सच्चा। खुर्शीद ने दाद दी। फिलोसोफर की आपने कितनी सच्ची तारीफ की है, वाह सुभान अल्लाह। फिलोसोफर वो है जो फिलोसोफर हो। क्यों ना हो। मेहता आगे चले। मैं नहीं कहता कि देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है, पुरुषों से अधिक है। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं है, पुरुषों से अधिक है। लेकिन वो विद्या और वो शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि के पालन में है। क्या आप समझती हैं वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा, या दफ्तरों में और अदालतों में जबान या कलम चलाने से? इन नकली, अप्राकृतिक, विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वो अधिकार छोड़ देना चाहती हैं जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। सरोज अब तक बड़ी बहन के अदब से जब्त किए बैठी थी, अब न रहा गया, फुफकार कर उठी। हमें वोट चाहिए, पुरुषों के बराबर। और कई युवतियों ने हाक लगाई, वोट 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 वोट। ओमकारनाथ ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, नारी जाति के विरोधियों की पगड़ी नीची हो। मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, शांत रहो। जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। नेता बोले, वोट नए युग का माया जाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होंगी न उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे कुछ और। हमारा जीवन हमारा घर है, वहीं हमारी सृष्टि होती है, वहीं हमारा पालन होता है, वहीं जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वो क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित क्षेत्र कौन सा है? क्या वो संघर्ष जहां संगठित अपहरण है, जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती है जहां मनुष्य पीसा जाता है, जहां उसका रक्त निकाला जाता है? मिर्जा ने टोका, पुरुषों के जुल्म ने ही उनमें बगावत की स्पिरिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया है, लेकिन उसका यह जवाब नहीं है। अन्याय को मिटाइए, लेकिन अपने को मिटाकर नहीं। मालती बोली, नारियां इसलिए अधिकार चाहती हैं कि उनका सदुपयोग करें और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोकें। मेहता ने उत्तर दिया, देखिए, संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वो आपको मिले हुए हैं। उन अधिकारों के सामने वोट कोई चीज नहीं। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहां नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है।
पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, इसलिए कि वो अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थ का संचालन किया है। पश्चिम में जो अच्छी चीजें हैं वो उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं बनना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उच्छृंखल बना दिया है। वो अपने लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहां की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूं तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वो अपनी लज्जा की रक्षा भी नहीं कर सकती। नारी की इससे अधिक और क्या अधोगति हो सकती है। राय साहब ने तालियां बजाई। हॉल तालियों से गूंज उठा, जैसे पटाखों की लड़ियां छूट रही हो। मिर्जा साहब ने संपादक जी से कहा, इसका जवाब तो आपके पास भी ना होगा। संपादक जी ने विरक्त मन से कहा, सारे व्याख्यान में इन्होंने सिर्फ यही बात सत्य कही है। तब तो आप भी मेहता के मुरीद हुए। जी नहीं, अपन लोग किसी के मुरीद नहीं। मैं इसका जवाब ढूंढ निकालूंगा। बिजली में देखिएगा। इसके माने ये है कि आप हक की तलाश नहीं करते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं। राय साहब ने आड़े हाथों लिया। इसी पर आपको अपने सत्य और प्रेम का अभिमान है। संपादक जी अविचल रहे। वकील का काम मुवक्किल का हित देखना है, सत्य या असत्य का निराकरण नहीं। तो यूं कहिए कि आप औरतों के वकील हैं। मैं उन सभी लोगों का वकील हूं जो निर्बल हैं, निसहाय हैं, पीड़ित हैं। बड़े बेहया हो यार, मेहता जी कह रहे थे। और ये पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए। उन पुरुषों का जो कायर हैं, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में साणों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गई। मुझे यह कहते शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वैसी ही हवा चलने लगी है। विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर वो जादू बड़ी तेजी से चढ़ रहा है। वो गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही है। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती। अगर वो अपने बारे में स्वतंत्र हैं तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र हैं। युवतियां अब विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती, वो केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी। जोर से तालियां बजी, विशेषकर अगली पंक्तियों में जहां महिलाएं थीं। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहती हो वो धोखा है, उद्दीप्त लालसा का रूप। उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वो प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वो सीमेंट है जो दंपत्ति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता। जहां सेवा का अभाव है वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है। और आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज्यादा है। आप चाहें तो नौका को आंधी और तूफानों में पार लगा सकती, और आपने असावधानी की तो नौका डूब जाएगी और उसके साथ आप भी डूब जाएंगी। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर बहुत देर हो गई थी,
इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। ये सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इसी विषय पर कई देवियां अपने विचार प्रकट करेंगी। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। आपने मेरे मन की बातें कही मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूं। मालती हंसी। आप क्यों ना बधाई देंगे? चोर चोर मौसेरे भाई जो होते, मगर यहां सारा उपदेश गरीब नारियों के ही सिर क्यों थोपा जाता है? उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग का सब कुछ पालन करने का भार पटका जाता है? मेहता बोले, इसलिए कि वो ये बात समझती है। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उसके मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब के ये विचार मुझे तो कई 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते। मालती ने कटु होकर पूछा, कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि। अच्छा, तो आपको ये विचार 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते? तो कृपा करके आप अपने ताजे विचार बताइए। दंपति कैसे सुखी रह सकते हैं, इसका कोई ताजा नुस्खा है आपके पास? खन्ना खिसिया गए। बात कही मालती को खुश करने के लिए और वो तुनक उठी। बोले, ये नुस्खा तो मिस्टर मेहता को मालूम होगा। डॉक्टर साहब ने तो बतला दिया, और आपके ख्याल से वो 100 साल पुराना है, तो नया नुस्खा आपको बताना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा उठती रहती हैं और हमेशा उठती रहेंगी। मिसेस खन्ना बरामदे में चली गई थी। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए पूछा, मेरे भाषण के विषय में आपकी क्या राय है? मिसेस खन्ना ने आंखें झुकाकर कहा, अच्छा था, बहुत अच्छा, मगर अभी आप अविवाहित हैं, तभी नारियां देवियां हैं, श्रेष्ठ हैं, कर्णधार हैं। विवाह कर लीजिए तो पूछूंगी अब नारियां क्या है। और विवाह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप विवाह से मुंह चुराने वाले मर्दों को कायर कह चुके। मेहता हंसे। हाँ, उसी के लिए तो जमीन तैयार कर रहा हूं। मिस मालती से जोड़ा भी अच्छा है। शर्त यही है कि वो कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखे। वही स्वार्थी पुरुषों वाली बात। आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया है। यही सोच रहा हूं किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेहता ने कहा मारा। नहीं नहीं नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आप ही से सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझी से सीखिए। देखिए, पहली बात यही है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज ये जो विद्रोह है, इसका कारण पुरुषों का इन गुणों से शून्य हो जाना है। मिर्जा साहब ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, मुबारक। मेहता ने प्रश्न की आंखों से देखा, आपको मेरी तकरीर पसंद आई? भाई, तकरीर तो खैर जैसी थी वैसी थी, मगर कामयाब खूब रही। आपने परी को शीशे में उतार लिया। अपनी तकदीर सराहिए कि जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया वो आपका कलमा पढ़ रही है। मिसेस खन्ना दबी जबान से बोली, जब नशा ठहर जाए तो कहिए। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, मेरे जैसे किताब के कीड़ों को कौन औरत पसंद करेगी देवी जी। मैं तो पक्का आदर्शवादी हूं। मिसेस खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गई। मिर्जा भी बाहर निकल गए। मेहता ने मंच पर से अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाना चाहते थे कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आंखों से बोली, आप अभी नहीं जा सकते, चलिए पापा से आपकी मुलाकात कराऊं और आज वहीं खाना खाइए। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, वहां सरोज मेरी जान खा जाएगी।
मैं लड़कियों से बहुत घबराता हूं। नहीं नहीं, मैं जिम्मा लेती हूं, जो वो मुंह भी खोले। अच्छा, आ, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। जी नहीं, ये ना होगा। मेरी कार सरोज लेकर चल दी। आप मुझे पहुंचाने तो चलेंगे ही। दोनों मेहता की कार में बैठे। कार चली। एक क्षण बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब अपनी बीवी को मारा करते हैं। तब से मुझे इनकी सूरत से नफरत हो गई। जो आदमी इतना निर्दयी हो, मैं उसे आदमी नहीं समझता। उस पर आप नारी जाति के बड़े हितैषी बनते हैं। तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्विग्न होकर बोली, ताली हमेशा दो हथेलियों से बजती है, ये आप भूले जाते हैं। मैं तो ऐसे किसी कारण की कल्पना नहीं कर सकता कि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे, चाहे स्त्री कितनी ही बदजुबान हो। हां, कितनी ही। तो आप एक नए किस्म के आदमी हैं। अगर मर्द बदमिजाज है तो तुम्हारी राय में उस मर्द पर हंटरों की बौछार करनी चाहिए। क्यों? स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। आपने आज खुद ये बात स्वीकार की है। तो औरत की क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है? मैं समझता हूं कि तुम खन्ना को मुंह लगाकर उसे और भी शय देती हो। तुम्हारा वो जितना आदर करता है, तुमसे उसे जितनी भक्ति है, उसके बल पर तुम बड़ी आसानी से उसे सीधा कर सकती हो, मगर तुम उसकी सफाई देकर स्वयं इस अपराध में शरीक हो जाती हो। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय यह प्रसंग व्यर्थ ही छेड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं। आपने उनकी भोली भाली शांत मुद्रा देखकर समझ लिया कि वो देवी हैं। मैं उन्हें इतना ऊंचा स्थान नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया है, मुझ पर जैसे जैसे आघात किए हैं, वो बयान करूं तो आप दंग रह जाएंगे। और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरत के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। आखिर उन्हें आपसे जो इतना द्वेष है, उसका कोई कारण भी तो होगा। कारण उनसे पूछिए। मुझे किसी के दिल का हाल क्या मालूम? उनसे बिना पूछे भी अनुमान किया जा सकता है, और वो ये है, अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे न मार सकूंगा तो अपनी छाती में गोली मार लूंगा। इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपनी और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूं तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वो जो चाहे करे। इस विषय में कोई समझौता नहीं कर सकता। ये अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बनेले पूर्वजों से पाई है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका और न पाना चाहता हूं। इस विषय में मैं कानून की परवाह नहीं करता। मेरे घर में मेरा कानून है। मालती ने तीव्र स्वर में पूछा, लेकिन आपने यह अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंदी के बीच आना चाहती हूं? आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपनी जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मेहता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, आप ये दिल से नहीं कह रही हैं मिस मालती। क्या आप सारी दुनिया को बेवकूफ समझती हैं? जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेस खन्ना भी समझें तो मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। मालती ने तिनक कर कहा, दुनिया को दूसरों को बदनाम करने में मजा आता है। ये उसका स्वभाव है। मैं उसका स्वभाव कैसे बदल दूं? लेकिन ये व्यर्थ का कलंक है। हाँ, मैं इतनी बेमुरव्वत नहीं हूं कि खन्ना को अपने पास आते देखकर दुत्कार देती। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वो मालती का गला भर्रा गया और उसने मुंह फेर कर रुमाल से आंसू पोंछे। फिर 1 मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुम भी मुझे इसका दुख है। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। फिर कदाचित उसे अपनी दुर्बलता पर खेद हुआ। वो प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भी उन्हीं मर्दों में हैं जो किसी स्त्री पुरुष को साथ देखकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकते, तो शौक से उठाइए। मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाए, आपका इशारा पाते ही आग में कूदने को तैयार हो,
तो मैं दावे से कह सकती हूं आप उसकी उपेक्षा ना करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। उसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क और प्रमाण लाकर रखते हैं, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। मैं तो कहती हूं उपेक्षा तो दूर रही, ठुकराने की तो बात ही क्या। आप उस नारी के चरण धो धो कर पिएंगे और बहुत दिन गुजारने के पहले वो आपकी हृदयेश्वरी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूं मेरे सामने कभी खन्ना का नाम न लीजिएगा। मेहता ने इस ज्वाला में मानो हाथ सेंकते हुए कहा, शर्त यही है कि मैं खन्ना को आपके साथ न देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती। वो आएंगे तो मैं उन्हें दूर दूर आऊंगी नहीं। उनसे कहिए अपनी स्त्री के साथ सज्जनता पेश आए। मैं किसी के निजी मामले में दखल देना उचित नहीं समझती, न मुझे इसका अधिकार है। तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया। कार रुक गई। मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई। वो ये भी भूल गई कि उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वो एकांत में जाकर खूब रोना चाहती है। गोविंदी ने पहले भी आघात किए हैं, पर आज उसने जो आघात किया है वो बहुत गहरा, बड़ा चौड़ा और मर्म भेदी है।